हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फोर्थ वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, फिर हम देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, और लास्ट में लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एक जूनियर क्लासेस में आपका चैप्टर रहा है, तो हम इसी पुराने टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर जो होता है वो नॉर्मली तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। इनके अलावा दो और स्टेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन हम इस चैप्टर में इन दो स्टेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। A transition from one of these states to another is called a change of state. जब कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, ट्रांजिशन करता है, उसे चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ये फिगर भी आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसीलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसे फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसे वेपोराइजेशन कहते हैं। जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और जब सब्सटेंस सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। सो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब कोई सब्सटेंस अपना स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है, जैसे कि आइस जो है वो लिक्विड वाटर में चेंज होती है, तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। और जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, उसे फ्यूजन कहते हैं। जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करता है, ट्रांजिशन करता है, जैसे लिक्विड वाटर जो होता है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने पे कंडेंसेशन कहते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो लिक्विड स्टेज में पास किए बिना डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ड्राई आइस जो सॉलिड CO2 होती है, आयोडीन और कैम्फर बॉल्स। कैम्फर बॉल्स को आप कपूर के नाम से भी जानते हैं। जो घर में कपूर रहता है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। These changes can occur when the exchange of heat takes place between the substance and surrounding. अब ये चेंज ऑफ स्टेट कब होता है? जब किसी सब्सटेंस और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर या हीट एक्सचेंज होता है, तभी चेंजेस ऑफ स्टेट होता है। अब हीट प्रोवाइड करने से या किसी सब्सटेंस को गर्म या ठंडा करने से उसका स्टेट कैसे चेंज होता है, इसकी स्टडी के लिए हम H2O का एग्जाम्पल लेते हैं या वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, और टेम्परेचर चेंज करने से और उसके टेम्परेचर चेंज करने से उस डिफरेंट स्टेट्स में कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी स्टडी करेंगे। हमने आइस क्यूब्स लिए हैं -10 डिग्री सेल्सियस पर। एक बीकर में हमने -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्यूब्स लिए हैं और इसे एक कांस्टेंट रेट पर हीट करना स्टार्ट किया है, और हम इसे कॉन्स्टेंटली घुमाते भी रहेंगे ताकि जो हीट ट्रांसफर हो वो यूनिफॉर्म हो और हर पार्ट में हीट पहुंचे। और हम साथ साथ टेम्परेचर और एनर्जी इनपुट के ग्राफ को भी स्टडी करेंगे। सो इनिशियली हमारे पास आइस -10 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज करते करते आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। तो हम देख सकते हैं ए से बी तक सॉलिड जो है, आइस जो है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एनर्जी प्रोवाइड करने से। अब हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। अब जो भी हीट प्रोवाइड होगी वो इस आइस को मेल्ट करेगी। मेल्ट करने में पूरी एनर्जी, पूरी हीट यूज होगी। तो सपोज कीजिए कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट 10% आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हमें 90% आइस और 10% वाटर मिलेगा, और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी वाटर और आइस दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे और टेम्परेचर उनका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब और हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनका वाटर या आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जबकि जो आइस है उसी को ही वो वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास 50% आइस और 50% वाटर मिलेगा, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है। और फाइनली हमें ये आइस जो होगी पूरी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। यानी कि हीट प्रोवाइड जो कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रह रहा है, पूरी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए हमें बी से सी तक एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो फेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम और हीट प्रोवाइड करेंगे। अब पूरी वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है।
अब और हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और धीरे धीरे इंक्रीज करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो 10% वेपर्स बनेंगी, 90% वाटर होगा और दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। कब तक इंक्रीज नहीं होगा, जब तक पूरी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो हमें फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस पर 100% वेपर्स, पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो सी से डी तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर डी से ई फेज चेंज में वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होने में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा, चेंज नहीं हुआ। अब फाइनली अगर आप वापस हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस वेपर्स का भी टेम्परेचर, गैसियस स्टेट का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा 110 डिग्री सेल्सियस और करते करते इंक्रीज होगा ई से लेकर एफ तक, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हमने देखा जब भी कोई सिस्टम, कोई भी सब्सटेंस अपना फेज चेंज करता है तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, हीट प्रोवाइड करने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अब हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। एट द मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड एंड लिक्विड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यानी कि किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पर या किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर रहता है जहां वो अपना स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है और इस मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और दोनों सेम टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा, आइस वाटर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ सब्सटेंस और एक प्रेशर। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो 1 atm होता है, इस प्रेशर पर जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है उसे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जनरली ये देखा गया है कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होने के साथ सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। लेकिन वाटर में ये वैलिड नहीं होता। वाटर में प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर में एक एनोमलस बिहेवियर होता है जो हमने पहले ही पढ़ा था। वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने में डिक्रीज होने की जगह डेंसिटी इंक्रीज होती है। ये वाटर का एक्सेप्शनल बिहेवियर रहता है, इसी कारण से उसमें ऐसी प्रॉपर्टी आती है। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है। We all know when we increase the temperature of a substance, it expands and its density decreases. That is, substance converts from solid to liquid. तो जब भी हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो होगा, उसके सब्सटेंस जो होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक्सपांड करेंगे और सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में जो जनरली सब्सटेंस एक्सपांड करता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्लोजली अरेंज रहते हैं और लिक्विड्स में दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि सब्सटेंस जो है वो एक्सपांड कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दें, ज़्यादा प्रेशर लगाएं, तो सब्सटेंस जो होगा उसके मॉलिक्यूल्स और कंप्रेस होंगे और पास आएंगे और सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड स्टेट में ही रहना चाहेगा, कंप्रेस्ड ही रहना चाहेगा और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो सब्सटेंस होगा वो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होगा। अब अगर हमें फिर भी ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर पर भी अगर हमें सॉलिड को मेल्ट करवाना है तो हमें उस फोर्सेस को, उस कंप्रेस्ड सॉलिड में और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम करे। इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं एक्सटर्नल प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन वाटर के केसेस में क्या होता है, वाटर की डेंसिटी लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इंक्रीज होती है। तो जो हम एक्सटर्नल प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो सब्सटेंस की डेंसिटी इंक्रीज करेगा और वाटर की डेंसिटी लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इंक्रीज होती है। यानी प्रेशर जो होता है वो मेल्टिंग को सपोर्ट करता है, उसे इंकरेज करता है। इसीलिए अगर हम नॉर्मल, अगर आइस पड़ी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है और हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो अपने आप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
और अगर इस मेल्टेड आइस को, जो अपने आप मेल्ट हो गई है बिना हीट प्रोवाइड करने के बाद भी, अगर हमें इसे हायर प्रेशर के अंडर में ही वापस मेल्ट करवाना है तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इस वाटर की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक आइस स्लैब है और आपने एक मेटेलिक वायर ली है जिसके दोनों एंड्स पर 5 kg के वेट डाले हैं और इस वायर को इस आइस स्लैब के ऊपर से डाला गया है। अब इस वायर के नीचे जो आइस होगी उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा और ज़्यादा प्रेशर के कारण ये आइस जो होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होगी तो ये वायर धीरे धीरे करके नीचे आएगी, लेकिन जब ये वायर पास कर जाएगी तो ऊपर वाली जो लेयर होगी या इस वायर के ऊपर जो पानी होगा, जो आइस होगी जो पानी में कन्वर्ट हो चुकी है, उस पर प्रेशर वापस कम हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए वो वाटर वापस रिफ्रीज करेगा, वापस जम जाएगा। और ये वायर के पास होने के बाद भी, इस आइस स्लैब को काटने के बाद भी, ये आइस स्लैब अलग नहीं रहता और हमेशा कनेक्ट जुड़े हुए ही रहते हैं। और इसी फिनोमेना को, इसी रीफ्रीजिंग के फिनोमेना को रेगुलेशन कहते हैं। इसका एक और एप्लीकेशन भी है, जो स्नो पर स्केटिंग करते हैं उसमें भी क्या होता है कि स्केट्स के कारण या ह्यूमन के वेट के कारण स्नो पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण स्नो मेल्ट करती है, वाटर में मेल्ट कर जाती है और वाटर जो होता है ऐसा लुब्रिकेंट काम करता है और स्केटिंग को सपोर्ट करता है, उसे फ्लो होने में हेल्प करता है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर at which it changes state from liquid to gas or vapors. At the boiling point, the liquid and gas phase exist in equilibrium. So boiling point वो पॉइंट होता है, एक सब्सटेंस का वो पॉइंट, वो टेम्परेचर रहता है जहां पर वो सब्सटेंस लिक्विड से गैस या वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और इस टेम्परेचर, इस बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैसेस दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और सेम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी नेचर ऑफ सब्सटेंस और प्रेशर पर डिपेंड करता है और स्टैंडर्ड प्रेशर पर जो 1 atm पर जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है उसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो प्रेशर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज करने से डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। आप एक बीकर में कुछ पानी लीजिए और उसे हीट करना स्टार्ट कीजिए। अब हमें पता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, और अगर हमें किसी वाटर मॉलिक्यूल को ऐसा वेपर फॉर्म में एस्केप करवाना है, उसे वाटर मॉलिक्यूल को एस्केप करवा के वेपर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो धीरे धीरे करके इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो हीट होगी वो इस मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वेपर्स के फॉर्म में एस्केप करेंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे और इसी टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट जो होगा वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, 1 atm से ज़्यादा है, तो वो प्रेशर जो होगा वाटर के ऊपर फोर्स डालेगा, प्रेशर डालेगा और इस वाटर को कंप्रेस करेगा। तो इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। अब हमें इन ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना है तो हमें और हीट और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए जो हाई एक्सटर्नल प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, 1 atm से कम है, तो इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो कम टेम्परेचर और कम हीट प्रोवाइड करने पर भी इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से एस्केप कर जाते हैं, आसानी से वाटर जो होता है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट के इसी वेरिएशन के कारण हिल्स पर कुकिंग डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है एज कम्पेयर टू सी लेवल। सो अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और लगभग 10,000 फीट की हाइट पर 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि हाई एल्टीट्यूड्स पे वाटर जो होगा
उसका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बन के वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा, एस्केप कर जाएगा और कभी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा। तो वाटर जो होता है वो फूड को हाई टेम्परेचर नहीं दे पाता, इसीलिए फूड कुकिंग में डिफिकल्टी आती है। इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए प्रेशर कुकर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि प्रेशर जब वेपर्स बनती हैं तो प्रेशर कुकर सील रहता है और उसमें से वेपर्स एस्केप नहीं कर पाती, और वही वेपर्स जो लिक्विड वाटर है उस पर प्रेशर डालती हैं, वाटर पर प्रेशर इंक्रीज करती हैं, जिससे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और वाटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर अटेन कर पाता है। उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुंच जाता है और वो फूड को उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, इसीलिए खाना आसानी से कुक हो जाता है और ज़्यादा तेजी से कुक हो जाता है। अब हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है वो टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी करता है। तो हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसे फेज डायग्राम या पीटी डायग्राम भी कहते हैं। ये जो फिगर है ये वाटर का प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम है। सो इसमें 3 रीजन होते हैं, एक सॉलिड रीजन, एक लिक्विड रीजन और एक वेपर रीजन। तो अगर आप सॉलिड रीजन में एक पॉइंट ले लें और उसके करस्पॉन्डिंग वाटर का प्रेशर टेम्परेचर सेट करेंगे तो वाटर जो होगा वो आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस रीजन में, और इस रीजन में वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तीनों रीजन 3 कर्व से डिवाइडेड रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। एक होता है सब्लिमेशन कर्व जो कि AC से रिप्रेजेंटेड है। इस कर्व पर जितने ही पॉइंट्स होंगे और वो पॉइंट जो प्रेशर और टेम्परेचर करस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि अगर हम इस पॉइंट्स जो इस लाइन इस कर्व पे एग्जिस्ट करेंगे उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर सेट करेंगे तो सॉलिड और वेपर जो होगा वो कोएग्जिस्ट करेगा, एक साथ एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही फ्यूजन या सॉलिडिफिकेशन कर्व होता है जो कि AD से रिप्रेजेंटेड है। तो इस कर्व पे जितने ही पॉइंट्स होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा उस पर सॉलिड और लिक्विड फेज कोएग्जिस्ट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कर्व होता है जो कि AB से रिप्रेजेंटेड है और इस कर्व पर लिक्विड और वेपर दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों कर्व्स AC, AD और AB, ये तीनों कर्व्स जहां के इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये तीनों कर्व्स A पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं और A पॉइंट जो होगा वो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 0.006 ATM। तो अगर हम वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों सेट करेंगे तो उस प्रेशर और टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और यही वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। ये पॉइंट जो होता है एक यूनिक पॉइंट रहता है, यानी कि वाटर के लिए ऐसा एक ही पॉइंट होगा और कोई पॉइंट नहीं होगा। ऐसे ही हर लिक्विड का अपना अपना ऐसा एक ट्रिपल पॉइंट रहता है। अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट के बारे में। सो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जब किसी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। हम हीट सप्लाई करते हैं फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो हीट सप्लाई होती है वो पूरी स्टेट चेंज करने में यूज होती है और इसी को ही लेटेंट हीट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज पर यूनिट मास ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। इट इज डिनोटेड बाय L। जब कोई सब्सटेंस अपना पर यूनिट मास का कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है तो वो या तो हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, और वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करता है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। इसे L से डिनोट किया जाता है। सो अगर हम देखें किसी सब्सटेंस का हमको स्टेट चेंज करना है तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वो हीट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या लेटेंट हीट। उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट क्या है, हमने कितना मास ऑफ सब्सटेंस का स्टेट चेंज करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर सब्सटेंस का मास m है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है तो जो हीट रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी Q, जो बराबर होगी m इंटू L के, मास ऑफ सब्सटेंस इंटू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट। सो हम अगर रीअरेंज करके लिखेंगे हम लिख सकते हैं
L is equal to Q divided by N. यहाँ latent heat is equal to heat energy absorbed or released per unit mass to change the state. लेटेंट हीट जो होता है वो सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी रहती है और हर सब्सटेंस का लेटेंट हीट अलग अलग होता है। लेटेंट हीट की ऐसा यूनिट जूल पर केजी होती है। लेटेंट हीट भी प्रेशर पे डिपेंड करता है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो लेटेंट हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, अगर प्रेशर कम होगा तो लेटेंट हीट कम होती है। अब लेटेंट हीट दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करना रहता है, उसके लिए जो लेटेंट हीट रिक्वायरमेंट होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसे LF से डिनोट करते हैं और इसे हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज करना रहता है, उसके लिए जो लेटेंट हीट रिक्वायरमेंट होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसे LV से डिनोट करते हैं और इसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर एक प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस हीट प्लॉट, हमने टेम्परेचर और हीट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है और 1 kg ऑफ वाटर के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। सो टेम्परेचर पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर वापस इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है फेस चेंज के टाइम पे, फिर वापस इंक्रीज होता है। सो जो फेस लाइंस हैं, जो सॉलिड फेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और लिक्विड फेस में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और गैस फेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इनका रेट या इन लाइंस का स्लोप जो है वो इक्वल नहीं है, आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सब्सटेंस के अलग अलग स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्लोप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है टेम्परेचर डिवाइडेड बाय Q, और ये जो होता है 1 डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। हीट कैपेसिटी होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे हमने मास ऑफ वाटर 1 kg लिया है, इसीलिए हमें स्लोप मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय S, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यानी कि स्लोप वेरी करेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वेरी करती है, स्लोप अलग होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग होगी। इसीलिए सॉलिड फेस, लिक्विड फेस और गैस फेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है वो है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अगर सिंपल भाषा में कहें तो अगर 1 kg आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है और हमें इसे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 3.33 इंटू 10⁵ जूल्स। और वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अगर आम भाषा में कहें, सिंपल भाषा में कहें तो अगर हमें 1 kg ऑफ वाटर को कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट करना है, 1 kg ऑफ वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है और उसे कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट करना है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टीम होगी उसमें 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के कंपेयर में 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एनर्जी ज़्यादा होगी। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए स्टीम के कारण जो बर्न्स होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल रहते हैं, सीरियस रहते हैं एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।